नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती, ये भर्ती आपके लिए बहुत बड़ा वरदान दोस्तों साबित होने वाला है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। ठीक है, और ये ज़िंदगी बदलेगा कैसे, तो याद रखना ये प्रहार बैच में ही दोस्तों आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। ठीक है, क्योंकि 100% यहाँ पे दोस्तों रेशियो के साथ हम रिजल्ट इस बार देने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रणनीति के तहत इसमें सारे क्लास को जो है हम बना रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। A to Z क्वेश्चन को जो है एक बेहतरीन तरीका से जो है सर्च करके हो, चाहे जहां से हो, मटेरियल तैयार कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सके, आप अच्छे से स्कोर कर सके। ठीक है, ये डेली प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, याद रखना आपको, ये 5वां क्लास है, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, ये भी ध्यान रखना। और ये प्रहार बैच का इससे पहले 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, तो जिसका भी छूटा हुआ है तो प्रहार बैच में दोस्तों याद रखना आपको जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहां से जाके ये क्लास को सबसे पहले आप जाके कर लीजिए, A to Z क्लास को। और प्रहार बैच का एक एक क्लास मिस मत करना, एक एक क्लास में बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, उसमें एक एक चीज़ को आपको समझाते हैं खुल के। ठीक है, ताकि आप एक एक चीज़ को समझ सके और स्कोर अच्छा कर सके। ठीक है, इस बार सपना दोस्तों पूरा करना है, इस बार वर्दी का सपना हम लोगों का टारगेट है कि 100% रेशियो के साथ सपना पूरा करेंगे। इस बार हम लोग का टैगलाइन भी है, इस बार वर्दी हमारा होगा, चाहे इसके लिए हमें दिन रात एक करना पड़े। ठीक है, उसके लिए याद रखना आपको भी दिन रात एक करना पड़ेगा मेरे साथ। 3 से 4 महीना आपको समय है, यानी कि दोस्तों डेट भी आ चुका है, जुलाई लास्ट, यानी कि जुलाई में आपका एग्जाम शुरू होगा, अगस्त तक में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके पास 3 महीना ही समय बचा हुआ है, तो 3 महीना में एक रणनीति के तहत इस जो है प्रहार बैच में हम सारा चीज़ पढ़ाएंगे, सिलेबस हो, PYQ हो, हिंदी हो, बिहार जीके हो, ठीक है, मैथ हो, A to Z चीज़ आपको इसमें होने वाला है प्रहार बैच में ही। ठीक है, सभी लोग जो है रेगुलर बेसिस पे ये क्लास करेंगे, और प्रहार बैच अभी तक जो नहीं लिया है तो प्रहार बैच भी आप लोग ले लेंगे। इसके तहत आपको सारा PDF अलग से, वहाँ पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ठीक है, अलग से जो है एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पे मिल रहा है ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रहार बैच लेने के लिए क्या करेंगे, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर लेंगे 9341542410। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करेंगे कि सर हमको प्रहार बैच चाहिए, हर हाल में अभी चाहिए। तो आपको दोस्तों जो क्या करेगा, उधर से स्कैनर भेजेगा, तो उस पर आप पेमेंट करके अपना नाम और जिला का नाम लिख के भेज देंगे, फिर आपको प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा। जितने भी क्लास आपका हुआ है पीछे का सारा PDF प्लस वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करेंट रहना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका 5वां सेट, और आगाज कर दीजिए, आज से बंद हो जाइए अपने आप को दोस्तों, समझिए कहीं नहीं हम दिख रहे हैं। ठीक है, 3 महीना जो है आप अपने आप को दे दीजिए, किसी दोस्त से बात नहीं करना है, किसी से टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, न रील्स देखना है, न नेट चलाना है ज़्यादा, अपना सेल्फ स्टडी, अपना स्टडी पे ओनली ध्यान देना है, पूरा क्लास करना है अच्छे से। ठीक है, डेली ये क्लास 8 बजे आता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इस क्लास का भी दोस्तों टारगेट है 70+, तो कोशिश करेंगे सभी लोग 70+ करने का। और याद रखना इस प्रहार बैच का जो अभी ये क्लास कर रहे हैं, इसका PDF हम जो है पेड बैच में अलग से ऑलरेडी दे दिए हैं, रात में ही दे देते हैं, वो अच्छे से आराम से बना के फिर वो लोग क्लास करते हैं, तो और अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा रणनीति है, मेरा रणनीति है, और मुझे विश्वास है कि अपना बैच इस बार बेहतरीन रहने वाला है और 100% रेशियो के साथ रिजल्ट भी रहने वाला है। ठीक है, अभी शुरुआत हो चुका है, आप भी शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना A to Z सभी प्रश्नों को अच्छे से समझना और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। कई बार ये प्रश्न आपको कई तरीका से पूछा जाता है, लेकिन राजा राम मोहन राय से संबंधित एक प्रश्न जो है पूछ ही लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया, और ये कब किया था ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, तो क्या होगा, ये 1828 ईस्वी में किया। ऑप्शन नंबर C आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, C यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, आधुनिक याद रखना दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत के जो है यानी कि पुनर्जागरण के दूत के रूप में भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन, देखिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान लागू हुआ था 1950 को 26 जनवरी को, ठीक है, लेकिन इसमें पहला संशोधन जो हुआ था याद रखना 1951 में। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा की किस नगर में आयोजित किया गया था? मतलब बौद्ध संगीति जो हुआ था, ये प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति जो हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। पूछे आपसे एग्जाम में कि यानी कि बौद्ध संगीति का चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। और ये कहां पर हुआ था? ध्यान रखने, कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी यहां से दोस्तों याद रखना, ठीक है, ये चतुर्थ है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जो है भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? यानी कि मौलिक अधिकार को कम की जा सकता है दोस्तों, यहां से ये पूछा जाता है। याद रखना एक ही प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों याद रखना 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल जो है 360 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। और राष्ट्रपति जो शासन होता है वो 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ठीक है। ये आपातकाल की प्रबंध जो दोस्तों कहां से लिया है? तो याद रखने जर्मनी के संविधान से दोस्तों लिया गया है, अपना संविधान में, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? नौकरशाही क्या है? नौकरशाही का कार्य क्या है? नौकरशाही का क्या कार्य होता है? 5 का राइट आंसर ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सरकार की नीतियों को दोस्तों लागू करना, ठीक है, प्रशासन चलाना, उसके बाद मंत्रियों की सहायता भी करना। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि उपरोक्त में से सभी जो है एक नौकरशाही का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे है, डैश जो है पूर्वी श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। कौन यहां पे पूर्वी श्रृंखला के रूप में जानते हैं? तो ये आपका होगा पटकाई पहाड़ी। ऑप्शन में देखेंगे पटकाई की पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। पटकाई की पहाड़ी यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आरावली पर्वत दोस्तों याद रखना ये जो है दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है, याद रखना। और ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। शिवालिक पर्वत अगर आपसे पूछ ले कहां पर स्थित है, तो शिवालिक पर्वत अगर पर्सनली पूछे तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में जाएगा। और ये प्रश्न आपको याद रखना है, उत्पाद पुलिस में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ जो है कि रणनीति दोस्तों जो है किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ मतलब क्या? रिंग फेंस, रिंग फेंस की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? याद रखना ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा दोस्तों अपनाया गया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1765 में ये अपनाया था और 1813 में जाके ये खत्म हुआ था, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। ऑल इंडिया यानी कि दोस्तों दिया है ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से संबंधित क्वेश्चन पहले याद रखेंगे सभी लोग। इसकी स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना याद रखना 1920 में इसकी स्थापना हुआ, ठीक है। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि पहले अध्यक्ष इसके कौन बने थे? इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। क्या होगा ये? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी यहां से दोस्तों याद रखना, ठीक है। और याद रखना इन्होंने बंबई में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? तो अध्यक्षता किया था बंबई में, याद रखना 31 अक्टूबर 1920 को ही आपको जो है इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। लाला लाजपत राय ही दोस्तों याद रखना जो है साइमन कमीशन का पुरजोर तरीका से क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है। और इसी के विरोध के कारण क्या हुआ था? तो जो है उधर से यानी कि अंग्रेज की तरफ से इस पे लाठी बरसाया गया, जिसके बाद इसकी जो है मृत्यु भी हो गया था, ठीक है। तो साइमन कमीशन कब आया? तो याद रखना है दोस्तों 1927 में गठन होता है और 1928 में ये भारत आता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है। अगर पूछे गठन तो 1927, भारत कब आया? तो 1928 में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? 9 का राइट आंसर ये सारनाथ हो जाएगा। क्या होगा ये? सारनाथ दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये? बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहां से याद रखना। अब पॉइंट ये भी आता है कि सारनाथ है कहां? तो सारनाथ दोस्तों यूपी में है। कहां है? यूपी में है, जो कि वाराणसी के नजदीक पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये? बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि किसको जो है निम्नलिखित में से संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, यानी किसे ये आपको जो है यानी कि अधिकार मिला है कि सब मौलिक अधिकार को लागू कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कौन, तो ध्यान रखना ये जो कर सकते हैं भारत के, दोस्तों यहाँ पे याद रखना ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा ये किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। देखिए दो ही न्यायालय, ये नहीं कि जिला न्यायाधीश हो जाएगा, वो नहीं, आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय और यानी कि उच्च न्यायालय ही कर सकते हैं, याद रखना ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसकी रक्षा भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। कौन सा विषय यहाँ पे समवर्ती सूची से संबंधित है, तो याद रखने शिक्षा हो जाएगा। क्या होगा, शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची का और एक दोस्तों उदाहरण याद रखना दो चार, जैसे राष्ट्रीय जल मार्ग हो गया, ठीक है, रेलवे आपका जो है समवर्ती सूची, रेलवे तो डायरेक्ट केंद्र का हो जाएगा। परिवार नियोजन अगर पूछे तो याद रखना वो जो है समवर्ती सूची में आ जाएगा, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। समाचार पत्र हो गया, ये सभी, कारखाना हो गया, ठीक है, सामाजिक योजना जो होता है, ये सभी जो याद रखना समवर्ती सूची में शामिल है, पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसकी अध्यक्षता जो है कौन किया था, यानी कि उसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष याद रखना दोस्तों बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों याद रखना त्रिस्तरीय दिया था, पंचायत का त्रिस्तरीय जो आप देख रहे हैं ग्राम, प्रखंड और जिला, ये आपको इसी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना याद रखना 1977 में होता है। कब होता है, 1977 में, क्योंकि याद रखना दोस्तों ये भी पॉइंट पूछा जाता है पंचायत को कब जोड़ा गया संविधान में, तो 1993 में दोस्तों जोड़ा गया था 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है। ये सब पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव जो कराया जाता है, देखिए जैसे मुखिया का हो गया, वार्ड सदस्य का, समिति का, ठीक है, सरपंच का, इन सभी का जो चुनाव होता है उसके निर्णय कौन लेते हैं, तो पंचायत है। तो पंचायत से संबंधित निर्णय जो भी होता है राज्य सरकार के द्वारा ये लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, कहा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो लघु संविधान जो दोस्तों कहा गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेघालय पठार क्या है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है, ठीक है, संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है, किसके तरह दिखते हैं, तो ये आपका छोटा नागपुर के पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष कर में से किस कर से सरकार को अधिकतम जो है राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार को अधिकतम राजस्व की जो प्राप्ति होती है, ध्यान रखना ये ए हो जाएगा, निगम कर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा केंद्र को जो है यहीं से आपको जो है टैक्स प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रत्यक्ष कर अगर पूछे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारत में कर कि सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। कई बार बताएं, कॉफी के उत्पादन में याद रखना कर्नाटक, और चाय के उत्पादन में याद रखना असम। चाय के उत्पादन में याद रखना असम, और कॉफी अगर रहे तो कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुल उत्पादन के दोस्तों भारत में अगर पूछे तो लगभग कर्नाटक जो है 56% अकेले कर लेता है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन वर्ष जो है कहलाता है। ग्रेट डिवीजन यहाँ से जो है ईयर कहलाता है, कौन सा वर्ष, किस वर्ष को ये कहते हैं, ये बताइए। 18 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों डी हो जाएगा, 1921। क्या होगा, ये 1921, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये 1921, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष यानी कि एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। कौन सा इनमें से जो है एक राजकोषीय नीति का उपकरण दोस्तों यहाँ पे कर है कि नहीं है। क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ये ब्याज दर। क्या होगा, ये ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी जो है यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो है अंश क्या होता है। अगर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में जो तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत बड़ा योगदान है उसके अंश में क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो याद रखना चाहिए बढ़ते जाएगा। क्या होगा ये बढ़ते जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। तृतीय सेक्टर में जानते हैं कौन कौन चीज आता है। सेवा क्षेत्र दोस्तों इसे कहा जाता है, याद रखना। सेवा वाला चीज कौन कौन हुआ, जैसे परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, वास्तविक जो है जायदाद हो गया। ये सभी का दोस्तों याद रखना, सभी जो है आपको तृतीय क्षेत्र में आता है, याद रखेंगे। ठीक है, सेवा क्षेत्र में आता है। पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सेक्टर में जैसे आपको कृषि आ गया, वन आ गया, मत्स्य पालन, मछली पालन, ये सभी आ गया। दूसरे सेक्टर में जैसे आपका बिजली उत्पादन होता है, जैसे विनिर्माण क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, याद रखना। दोस्तों याद रखेंगे, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को जरूर दबा लेना दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दबाने से आपको जब भी वीडियो डालेंगे प्रहार बैच का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे कि सभी को पता है कि एग्जाम का डेट भी आ चुका है, अब अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत पछतावा होगा दोस्तों। अगर अब प्रहार बैच अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो बहुत पछतावा होगा, क्योंकि प्रहार बैच इस बार दिलाएगा रिजल्ट, ये 100% गारंटी है। इसमें बहुत मेहनत अभी हो रहा है, बहुत मेहनत हो रहा है। ठीक है, बहुत, चाहे जितना, यानी कि रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसमें एक एक कंटेंट को देखते हुए, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए सारा चीज़ हम वहाँ पे तैयार करके फिर आप लोगों को करवाते हैं। इतना दिमाग में मेरा फिक्स रहता है कि क्या मैं पढ़ा दूँ कि एग्जाम में आ जाएगा, और वही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। प्रहार बैच सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। प्रहार बैच लेने के लिए इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करना, बोलना सर हमको प्रहार बैच चाहिए, फिर आपको उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर आप पेमेंट करके ये प्रहार बैच ले सकते हैं। ठीक है, ये ब्याज आपको दोस्तों याद रखना है 350 रुपया इस ब्याज का प्राइस है, लेकिन अभी ये ऑफर आपको चल रहा है 250 में ये आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपको क्लास हुआ है, 3-4 क्लास अभी हुआ है, तो जितने भी क्लास अभी हुआ है सारा PDF आपको मिल जाएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास सभी लोग प्रहार बैच जरूर ज्वाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखना इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं टोटल, इसमें 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। 22 सदस्य में से दोस्तों याद रखना 15 जो होता है ये LS से होता है, मतलब लोकसभा से, और 7 सदस्य क्या होता है ये राज्यसभा से होता है। पॉइंट ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रत्येक सदस्य की जो दोस्तों जो कार्यकाल होता है ये मात्र 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, मात्र 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे याद रखना दोस्तों, जो है ये लोक लेखा समिति को लघु संसद के लघु लोकसभा भी कहा जाता है, लघु लोकसभा। ठीक है, पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में यानी कि चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड का राइफल कब शामिल किया गया था। ये एनफील्ड जो दोस्तों जिसके कारण 1857 की क्रांति दोस्तों पनपा था, या 1857 की क्रांति हुआ था, ये एनफील्ड को कब शामिल किया गया था, जनवरी 1857 में। कब, जनवरी 1857। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखने शिशिर कुमार घोष। क्या होगा ये, शिशिर कुमार घोष हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ये, शिशिर कुमार घोष, यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि इन दोनों के बीच दोस्तों जो हुआ था हस्ताक्षर, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। क्या होगा ये, तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1931, ठीक है 1931, इसे याद रखना। गांधी इरविन समझौता जो है इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जानते हैं, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निष्क्रिय विरोध के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध का, तो निष्क्रिय विरोध दोस्तों जो किया गया था, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन या इसका प्रतिपादन किसके द्वारा, सपोर्ट किसके द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा अरविंद घोष। क्या होगा ये, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये, डी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सांप्रदायिक अवार्ड
क्या है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट जो दोस्तों हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर जी और अंग्रेज के बीच, तो ये दोस्तों जो हुआ था इसमें कितने सीट जो है दलित को दी गई थी। ठीक है, कितने सीट दिया गया था याद रखना, ये टोटल 71 सीट जो है आपको याद रखना है, जो है आपको सांप्रदायिक अवार्ड में, और पूना पैक्ट में जो है ये 148। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से जो है आप याद रखना। ठीक है, 71 मैंने कि बाद में क्या किया, पूना पैक्ट में ये बढ़ाया गया जो कि 148 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1899 और 1900 के मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे। यानी कि 1899 और 1900 के बीच जो मुंडा विद्रोह हुआ था, इसके नेता जो थे, जैसे मुख्य नेता, ये आपको याद रखना है बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखना। ठीक है, और 1900 ईस्वी में दोस्तों याद रखना बिरसा मुंडा का जो है मृत्यु भी हो गया था बहुत ही कम एज में। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ध्यान रखना। ये झारखंड में खास करके छोटा नागपुर का जो पठारी है उसमें आपको ये हुआ था, याद रखना। इस विद्रोह को ही दोस्तों उलगुलान विद्रोह कहते हैं, कई बार पूछा जाता है। उलगुलान विद्रोह जो है मुंडा विद्रोह को ही कहते हैं, मुंडा क्रांति को ही कहते हैं। ये भी आपका 1899 1900 ईस्वी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि दूध को करें कि ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है। तो ये खट्टा होने का कारण क्या है, याद रखना, लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, पीतल में करें कि कौन कौन से धातु होता है। बताइए पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है। 29 का राइट आंसर क्या होगा, ये तांबा और जस्ता। क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये तांबा जस्ता यहाँ से ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हमारे इस भोजन में जो आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आयोडीन से संबंधित क्वेश्चन आपको जो है बायोलॉजी में 10वीं कक्षा में भी दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, आयोडीन की कमी से ही ग्वाटर रोग होता है, घेघा रोग होता है, ये सभी चीजें आपका होता है। 30 का राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। यह जो है थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में क्या करता है, मदद करता है। अगर ये आपको जो है यानी कि सामान्य यानी कि जो जितना नीड है अगर उतना नहीं लेंगे, यानी कि इसकी अगर कमी हो जाएगा तो आपको घेघा रोग हो सकता है, ग्वाटर रोग भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, सोने को दोस्तों कह रहा है कि सोने को घोला जा सकता है किसमें। सोने को जो घोला जा सकता है किसमें, तो कई बार ये बताया है, लिख लेना 3HCl, ठीक है, प्लस HNO3, HNO3 यहाँ से लिख लेना। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आपको इसी टाइप में फॉर्मेट में पूछ देगा। ठीक है, ध्यान रखना। 31 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 जो है नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, करे किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। इस ऑप्शन में से बताइए कि किस प्रकार से आप किसी कमरे को ठंडा कर सकते हैं। 32 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से। किससे, संपीड़ित गैस को दोस्तों छोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। जैसे आप एयर कूलर आपका पास है, फ्रीज है, उसको अगर खोल देंगे तो आपका कमरा गर्म हो जाएगा थोड़ा देर। देखिए ठंडा की बात करें, ठंडा होगा तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से, लेकिन अगर फ्रीज को आप खोल देंगे तो वो क्या होगा, गर्म ही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला याद रखना सभी लोग, टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना 2 पाई इंटू जो है L बटे G होता है रूट अंडर में। ठीक है, 2 पाई रूट अंडर L बटे G इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये किस पर निर्भर करेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्योंकि कांस्टेंट है, ये भी आपका G कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि T समानुपाती रूट अंडर L। ठीक है, रूट अंडर L आपका हो जाएगा। तो ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये आपको L के ऊपर हमेशा निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों याद रखना क्या होता है, जब आप एक झूला झूल रहे हैं, झूला वाला प्रश्न आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, कई बार पूछा गया है। जैसे आप झूला झूल रहे हैं, कोई बगल में आके बैठ जाएगा तो उसके यानी कि आवर्त काल पे, काल अवधि पे, यानी जितना देर झूला चलेगा आगे पीछे झूलेगा, ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपके बगल में कोई बैठ जाए, क्योंकि मास पे ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द्रव्यमान पे ये निर्भर नहीं करता है, करता है किस पे, तो लंबाई पे। जितना लंबाई आपका ऊपर रहेगा उस पे ये निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे पूछा जाता है प्रश्न कि अगर झूला झूल रहे हैं कोई व्यक्ति, अगर वो झूला पे खड़ा हो जाएगा तो उसकी जो है कार्य अवधि क्या होगा,
यानी कि उसके आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उस समय दोस्तों इसका क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से अगर ये L 2 है तो 2 से अगर 4 हो जाएगा तो क्या होगा, 4 से बाहर निकलेगा। 4 से अगर यहाँ पे दोस्तों 2 नहीं, यहाँ पे मान लेते 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 अगर रूट ये यहाँ से 4 अगर रूट बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 9 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपको ये क्या होगा, तो बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से नोट करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है दोस्तों, किस कारण से। खारा जल में अगर आप तैरेंगे ना तो आपका त्वचा जलने लगता है। इसका जो मेन कारण है क्या है, तो इसका मेन कारण दोस्तों याद रखना बी हो जाएगा, ये अवरक्त किरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये क्लोरीन होगा ना, क्लोरीन होता है सबसे ज्यादा, तो ये क्लोरीन के कारण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा। ये क्लोरीन के कारण क्या होता है, तो अगर खारे पानी के तालाब में अगर तैरेंगे तो मनुष्य की आपकी जो त्वचा होगा वो जलने लगती, जल जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न आपको बताए हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये, 10वीं कक्षा का। क्या होगा बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर, ठीक है। और किसको किसको ये प्रश्न याद है, क्योंकि 2 बजे वाला में जो बायोलॉजी में ये चैप्टर आपको खत्म हो चुका है, ठीक है। तो किसको किसको याद है कमेंट करके ये जरूर बताना, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश के उद्दीपन यहाँ पे है, तो सीधा मारेंगे हम लोग क्या, प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ये प्रश्न यहाँ पे। तो याद रखना विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ से ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के, तो 3 से शुरू कीजिए, 3 हो गया। दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तीसरा गुणज कितना होगा, 9। चौथा गुणज कितना हो जाएगा, 12। और पांचवा गुणज यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 3 5 15, ठीक है। इन सभी को जोड़िए और भाग दीजिए, कितना संख्या है टोटल, 5। 5 से भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ेंगे 45 आएगा, 45/5 बराबर यहाँ से 9 औसत इसका हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से सवाल आपको बेसिक पूछा जाता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रहार बैच में आपको A to Z हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है घबराने का। अभी आप शुरुआत कीजिए अच्छे से, 3 महीना समय, 4 महीना समय अभी आपका लगभग है, ठीक है। तो 3 से 4 महीना में इतना आप लोगों को पढ़ा देंगे, इतना पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, इतना मैराथन क्लास होगा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी समय है, अभी हम आपको सारा चीज करवाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, मैथ है, इसको बनाएंगे आप लोग, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो यहाँ से पावर अगर तोड़ेंगे, इसको 3 इन को जो है स्क्वायर कर लेंगे, बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे, पीडीएफ में सॉल्यूशन इसको जो है दे देंगे इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा समझेंगे वहाँ से भी, और बाद में आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, तो ये सब सवाल आपको आ जाएगा। आंसर यहाँ से जो है ए यहाँ से निकल जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक सिक्का है दोस्तों यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, ठीक है। यह निम्न में से किस ऊंचाई तक उठेगा, यह किस ऊंचाई तक उठेगा, ये प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें जो फार्मूला लगाना है v² बराबर यहाँ से u² - 2gh वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। देखिए ये सिक्का उछाला जाता है जमीन से, यानी कि ये प्रारंभिक वेग आपको दे दिया है। ये प्रारंभिक वेग जो u होता है, u दे दिया आपको कितना, तो 9.8, ठीक है। भी यहाँ से जो इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 2 आपको रहेगा, और g का भी मान यहाँ से 9.8 मानना है, और h आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो h यहाँ से अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये आपको अगर यहाँ पे अगर 0 रखेंगे, यहाँ पे अगर ये 0 रखेंगे, यानी कि देखिए ये भी यानी कि u 0 रखेंगे ना, u अगर 0 रखेंगे तो ये h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर आपको निकल जाएगा u² / 2g। ये आपको ऊंचाई वाला फार्मूला ही होता है, h बराबर लिख लेना, h बराबर u² / 2g। u यहाँ से आपको दे दिया प्रारंभिक वेग, ठीक है, और बट्टे यहाँ से 2g लगा लेंगे। राइट आंसर आपको 4.9 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 12 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समचतुर्भुज का आंतरिक कोण कितना है, 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री है। इसके अधिक लंबाई विकर्ण की कितना होगा, ये भी सवाल आपको पीडीएफ से ही बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बनेगा, स्पेस भी कम है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से 12√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि यदि एक वृत्ताकार की जो है त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये प्रश्न यहाँ पे है।
41 का राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा 56.25%। अब बोलेंगे सर कैसे, तो एरिया में बढ़ाना है, तो एरिया में बढ़ाना है तो 2 बार बढ़ा दीजिए। ये भी वाला फॉर्मूला आपको कई बार बताएं। तो 25 प्लस यहाँ से 25 और प्लस यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 25 गुना 25 बटा 100, 25 चौके 100, इसको हो जाएगा 4 छक्के 24, 6.25। इधर आपका हो गया 25 25 50, 50 में अगर हम लोग 6.25 जोड़ेंगे 56.25, आंसर निकल गया डी। अगला आप यहाँ पे देखेंगे एक कोण जो है उसके पूरक कोण के तिगुना है, माप क्या होगा, पूरक कोण के तिगुना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना ये प्रश्न को। तो देखिए पूरक कोण अगर हम लोग मानेंगे x, तो कोण यहाँ से कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये पूरक कोण का जो मान होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 4x बराबर आपको कितना निकल गया 90, और इसको काटेंगे तो आपको निकलेगा कितना, तो देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8 यहाँ से हो गया, ठीक है, और फिर 4 दूना 8, 22.5 निकल गया। लेकिन ये क्या मांग रहा है, कोण की माप, तो कोण की माप कितना 3x है, 3 से इसमें गुना कीजिए, 22 या 66, 1 67 यानी कि 67.5। ऑप्शन नंबर डी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा कोण का मान जो है याद रखना 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा दिया यहाँ पे कि 21 प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक कार्बन की प्रति यानी कि जो है कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, कौन सी मिट्टी में, तो ये सबसे ज्यादा जो होता है दोस्तों याद रखना 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा काली मिट्टी में। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती किया जाता है, नोट कर लेना, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार के होते हैं, एक नई होता है, एक आपको पुरानी होता है, नोट कर लेना। नई को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है, और पुरानी को जो है बांगर बोलते हैं, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी जो है मुख्य रूप से चाय में हो गया, ठीक है, कॉफी में, ये सभी में जो है यानी कि इस मिट्टी में उगाया जाता है। ये सभी पॉइंट आपका है मिट्टी से संबंधित। भारत में मुख्य रूप से मिट्टी जो होता है 8 प्रकार की होती है, ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। कपास के उत्पादन में याद रखना ये सबसे ज्यादा जो दोस्तों राज्य यानी कि कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ये गुजरात है। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों जो है काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस फसल के लिए जो है पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। देखिए पानी की आवश्यकता है, उसको बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन जम जो जाता है पानी के उसको यानी कि ठहराव वाला नहीं चाहिए, उसको जमाव नहीं चाहिए। ये किस प्रकार की फसल में, तो चाय की खेती में होता है। इसीलिए देखते होंगे चाय जो ढलान पे किया जाता है, पानी तो बरसते रहता है लेकिन वो फिर क्या होता है सभी यानी कि दोस्तों जो है यानी कि नीचे आ जाता है फिर बह के, ठीक है, यही होता है ढलान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पहाड़ी क्षेत्र सब में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मूलभूत भौतिक अधिकारों का उद्देश्य है, मूलभूत माने कि मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था, यहाँ पे जो है इसका प्रायोजक यहाँ पे पूछे जरा, इसका प्रायोजक ऑप्शन में देखेंगे बी हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को और अधिक समर्थक बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में टोटल 11 है, ध्यान रखना, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है 352 अनुच्छेद के तहत, समय करे कि लोकसभा की अवधि एक बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये बढ़ाया जा सकता है, याद रखने 12 महीने यानी कि 1 साल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, लगभग 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 12 महीने के लिए। टर्की जो है, टर्की की राजधानी कहाँ है, टर्की की राजधानी दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है, तो क्या होगा ये अंकारा, ठीक है, टर्की की राजधानी अंकारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टर्की की राजधानी याद रखना अंकारा हो जाएगा, ठीक है। टर्की याद रखना, इसी को जो है हम लोग तुर्की भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि आपका यूरेशिया में स्थित एक देश है। बांग्लादेश की जो है मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे, क्या हो जाएगा ये याया खां, क्या होगा ये याया खां। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड, क्या यहाँ पे है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हो जाएगा, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या होगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन जो है नियमित रखता है। एक स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों है, याद रखना इसको नियमित करने के लिए जो है यानी कि एक एजेंसी बनाया गया है, उसका नाम क्या है, तो याद रखना ये सेबी है।
क्या है, सेबी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। इसका जो हिंदी में फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो याद रखना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी स्थापना याद रखना जो है 1988 में दोस्तों किया गया था। पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीएसई जी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, बीएसई ये आपका बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो कि याद रखना ये सबसे पुराना है एशिया में। इसकी स्थापना 1875 में ही हुआ था। अगला यहाँ पे देखेंगे दांची ग्राम, क्या है यहाँ पे है, दांची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। दांची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दांची ग्राम कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, औद्योगिक विश्व यानी कि विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, तो लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग भी यहाँ से इसको जो है ध्यान रखेंगे। वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी पूछे तो लखनऊ में ही है। ठीक है, वास्को डिगामा सीधे जो है समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट जो है केरल में समुद्र तट पर कब पहुंचा था। ये कब पहुंचा था बताइए। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 1498 में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1498 में जो पहुंचे थे, ध्यान रखना, हिंद महासागर में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, ये प्रश्न है, तो ये हड़प्पा ही होगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1921 में इसकी खोज हुआ था, दयाराम सहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। याद रखना वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं सारा चीज को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को समझा के हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए कम समय है तो मैक्सिमम चीज आपको समझ में आना चाहिए एक ही बार में। नहीं तो आप क्या करेंगे, बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार गलत होगा, बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार गलत होगा। उससे अच्छा है कि आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, उसके ऑप्शंस को समझिए, तब जाके आपको याद होता है। ठीक है, याद रखना, ये पहला हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। 1922 में इसका जो स्थापना हुआ है मोहनजोदड़ो का। ठीक है, किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा ये किया गया था। लोथल याद रखना एकमात्र बंदरगाह था जो है हड़प्पा कालीन स्थल में। ठीक है, जो कि याद रखना आपको गुजरात में पड़ता है, भोगबा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। 56 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ये मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना हो तो इसकी शक्ति किसके पास है। इसकी शक्ति याद रखना संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी भी संसद के पास है। वर्तमान में अगर पूछे कि टोटल यानी कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है, तो ये 34 हो जाएगा। याद रखना, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को लगा के, मुख्य न्यायाधीश को लगा के जो है ये 34 हो जाएगा। मतलब कि 33 न्यायाधीश है। ठीक है, और याद रखना एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये टोटल संख्या 34 अभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में 1950 में किया गया था। पॉइंट नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो 1916 में कब किया गया, किसने किया था, तो ये याद रखना 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 58 का करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्या हो गई, एनी बेसेंट, क्योंकि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक अगर रहता तो वो भी आंसर हो जाता, ध्यान रखना। ठीक है, ये आंसर क्या होगा यहाँ से, याद रखना बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया है, कौन सा। तो वो अधिवेशन का नाम पूछ रहा है। तो उस अधिवेशन का नाम है, याद रखना, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, ये पड़ता है कहाँ पे, कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ये आपको हुआ था 1924 ईस्वी में दोस्तों ये हुआ था। ठीक है, ये 40वां अधिवेशन था, क्योंकि ये गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे कंपनी निगम कर जो है, कंपनी कर जो है किस पर लगाया जाता है।
कंपनी कर किस पे लगाया जाता है, ये प्रश्न यहाँ पे, तो ये ए हो जाएगा कंपनियों की निवल आय पे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, याद रखना ये प्रहार बैच का क्लास है और प्रहार बैच आपको जो है पास कराएगा इस बार एग्जाम, ये 100% क्या है, गारंटी है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। डेली ये प्रैक्टिस सेट आपको याद रखना है 8 बजे दोस्तों सुबह में आता है, और जो पेड बैच लिया है प्रहार बैच का, ठीक है, उसको ये पीडीएफ एक दिन पहले मिल जाता है रात में बना के अच्छे से, फिर आपको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, याद भी होगा, और आप लोग डेली नंबर देख सकते हैं कितना आपका स्कोर भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर सभी लोग दोस्तों जो ले लेना, क्योंकि ये आपको वर्दी का सपना जरूर पूरा करेगा, 100% रिजल्ट यहाँ पे जरूर ये देगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सभी लोग वीडियो को लाइक करना, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये बैच अगर चाहते हैं प्रहार बैच, क्योंकि चाहना जरूरी है ये, क्योंकि ज़्यादा दिन अभी हुआ नहीं है, ज़्यादा दिन होने भी नहीं देना है, इससे जुड़ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जरूर 3 महीना से अंदर यानी कि सारा रिजल्ट देके, यानी कि जितने भी तैयारी होता है सारा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें A to Z चीज़ आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ भी, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बिहार जीके हो, ठीक है, सिलेबस हो, PYQ हो, डेली प्रैक्टिस सेट हो, सारा चीज़ आपको ये बिल्कुल फ्री है। आपको जो है 250 में ओनली। ठीक है, क्योंकि 350 ये प्राइस है इसका, याद रखना एक्चुअल प्राइस प्रहार बैच का 350 है, लेकिन ये अभी ऑफर चल रहा है 250 में ये बैच आप लोग ले सकते हैं। याद रखना, लेने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर लेंगे 93 41 54 24 10। ठीक है, ये आपको व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज करना कि हमको प्रहार बैच चाहिए, उधर से फिर आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर आप पेमेंट करके ये बैच आप लोग ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बैच है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों पूछा जा रहा है कौन था, तो ये आपका डी हो जाएगा, JV कृपलानी। क्या होगा ये, JV कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, वाणिज्य बैंक क्रेडिट यहाँ पे जो है सृजित करते हैं किस पर। वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं किस पर, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा, ये अपनी जमा के आधार पे दोस्तों ये क्रेडिट जो है सृजित करते हैं, देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, क्रेडिट यानी कि साख का जो निर्माण करता है। अगला यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क। क्या है, दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों स्थित है कहाँ पर, तो दुधवा नेशनल पार्क याद रखने कहाँ होगा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। दुधवा नेशनल पार्क अगर पूछे उत्तर प्रदेश में किस जिला में है, तो याद रखना ये लखीमपुर जिला वहाँ पे एक है। क्या है, लखीमपुर जिला यूपी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसमें शामिल है, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था, पॉइंट नोट कर लेना। चलिए, इसरो का पूरा नाम क्या है, ISRO का इसरो का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 74 का राइट आंसर, 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, तो ये आपका डी हो जाएगा, यानी कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ये इसरो का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, प्रतिभूति भुगतान संतुलन की जो है स्थिति कब उत्पन्न होती है। प्रतिकूल, यहाँ पे प्रतिभूति ने प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जब आयात निर्यात से अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा ये, बी आपका राइट आंसर होगा। न्यायाधीश जो होता है उच्चतम न्यायालय में, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ दे किस अनुच्छेद के तहत ये किया जाता है, तो 200 याद रखना 217 अनुच्छेद के तहत ये किया जाता है। राष्ट्रपति, देखिए एक पॉइंट यहाँ से 2 पॉइंट हमको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर पूछे कि सेवानिवृत्ति कब होते हैं, तो 65 वर्ष। सर्वोच्च मतलब उच्च, सर्वोच्च मतलब उच्च, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होगा उसकी सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है। ध्यान रखना, कैसे ट्रिक हम आपको बताएं, जो सर्वोच्च है वो ज्यादा साल में रिटायर कर रहा है, और जो नीचे है उससे वो नीचे यानी कि थोड़ा कम साल में ही रिटायर कर जा रहा है। समझ गए पॉइंट को, क्योंकि ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है कंफ्यूजन करा करा के। ठीक है, तो आपको भी कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है किस आधार पर व्यक्त किया जाता है,
ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ये प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1918 में जो है बंबई में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में? ये हो जाएगा सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। 1918 में किया गया था, याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गंगा नदी में जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच की कौन सी अंतर्देशीय जलपथ है? ठीक है, NW जो होता है, NW1, NW2, NW3 जो होता है, ये सभी जो होता है, ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा है? कौन सा NW1 यहाँ पे है? तो याद रखना ये 1 है, 1 ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ये NW1 अगर जोड़ेगा किसको किसको, तो ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे बिजली के एकक से दोस्तों जो है क्या होता है? क्या होगा यहाँ से? तो याद रखना 100 वाट का 10 घंटे तक जलाया जा सकता है। एकक की, एक यूनिट की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, एक यूनिट कैसे निकाला जाता है? अगर एक यूनिट यहाँ पे दिया है तो ये ऑप्शन में से छांटना पड़ेगा ना। तो ये 100 वाट है, जितना आपको बल्ब है, एक बल्ब है, और कितना घंटा? 10 घंटा बट्टे आप लोग 1000 करेंगे। सभी यहाँ से 0 कट गया, ऊपर का 3 0 और नीचे का 3 0 कट गया। एक यूनिट आपको आया, 1 kWh आपको आया, यानी कि आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। इसी को हम लोग यूनिट लिखते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कितना यूनिट बिल उठा है, यही आपका है। आगे यहाँ देखेंगे एक तत्व के समस्थानिक में डैश होती है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो ध्यान रखना, समस्थानिक में जो होता है प्रोटॉन की संख्या इसमें समान होती है, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या इसमें भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समस्थानिक। संभारिक में जो है आपको क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो समान होता है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे सूर्य से उत्सर्जित जो है पराबैंगनी किरणों की कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ये प्रश्न यहाँ पे है। 72 का ए हो जाएगा ओजोन। क्या होगा ये? ओजोन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, 72 का, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे प्रकृति में जो है कार्बन का जो है विशुद्ध रूप दोस्तों कौन सा है? कार्बन का विशुद्ध रूप प्रकृति में, राइट आंसर याद रखना है हीरा हो जाएगा। क्या होगा? हीरा हो जाएगा। कार्बन का ही अपर रूप क्या है? हीरा है। ठीक है, हीरा तथा ग्रेफाइट। अगला यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कीट उपयोगी नहीं है? कौन सी कीट यहाँ पे एक है जो उपयोगी नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना, घरेलू मक्खी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सभी क्या है? तो आपको रोगों का एक वाहक है, पॉइंट याद रखना। निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? यहाँ पे इसमें से उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ये बी हो जाएगा, समुद्र की पानी। समुद्र की पानी दोस्तों जो है सबसे अच्छा उष्मा का सुचालक हो जाएगा इस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। इसमें क्यों होता है? इसमें सबसे ज़्यादा आपको NaCl पाया जाता है। ठीक है, NaCl नहीं NaCl दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है। NaCl तो आपको नॉन क्रीमी लेयर हो गया, जो आपको बनाना है 18 तारीख से पहले तक का होना चाहिए, 18 अप्रैल से, यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का NaCl होना चाहिए। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है क्या है? तो ये आपका हो जाएगा CO+N2, प्रोड्यूसर गैस हो गया। जल गैस क्या होगा? तो CO+H2। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, किस चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक का जो है असर कम हो जाता है? किसी चुंबक को गर्म करने से, तो याद रखना उस पर असर दोस्तों से क्या होगा? ये क्या असर होगा ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसी चुंबक को आप गर्म करेंगे या मारेंगे हथौड़ी से तो उस पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों? ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका डी हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोगैस में उपस्थित नहीं है? कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो ये आपका दोस्तों क्लोरीन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर रहेगा। बाकी मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आपको बायोगैस में होता है। अगला यहाँ पे है आँखों के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँखों के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा? तो ये आपका दृष्टि पटल हो जाएगा, रेटिना पर। ठीक है, आँख पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक प्लस उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, पॉइंट याद रखना। और ये दृष्टि पटल जो होता है रेटिना का हिंदी होता है। तो कई बार आपको क्या करेगा? तो ऑप्शन में रेटिना ही देगा, और कई बार आपको क्या करेगा? तो दृष्टि पटल भी दे देगा। तो आपको दोनों पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा।
नेत्रदान में दोस्तों जो किया जाता है, सुने होंगे कि फलना आदमी नेत्रदान किया है, तो उसमें कौन सी भाग नेत्र का दान किया जाता है मालूम है? ये कॉर्निया, इसमें दान किया जाता है, कॉर्निया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है कि नहीं होता है? इसका जो रासायनिक नाम है तो क्या हो जाएगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे है कि 3 से विभाजित 2 अंकों की जो है सभी धनात्मक संख्याओं का योग कितना होगा? जो 3 से विभाजित होना चाहिए, किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन आपको PDF में देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में ये बनेगा। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 81 का करेक्ट आंसर यहाँ से ध्यान रखना बी हो जाएगा, 1665। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 1750 में न्यूनतम कौन सी जो संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 59 से क्या हो तो विभाजित हो? 1750 में तो क्या करना है यहाँ पे दोस्तों? 1750 में सीधा भाग दे देना। क्या करेंगे हम लोग? सीधा भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही ना जोड़ेंगे तो 59 से कट जाएगा। यानी कि इस अगर भाग देंगे तो शेषफल दोस्तों बचता है कितना? तो शेषफल बचता है दोस्तों यहाँ पे 17, और यही 17 को इसमें जोड़ के भाग देंगे तो ये 59 से पूर्णतः कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? जब भी इस टाइप के अगर पावर वाला रहे तो इसमें 4 से भाग देना। किससे? 4 से। 4 तिया 12, देखिए 3 शेष बच गया, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, 27 यानी कि 7 इकाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, 3 संख्याएं दोस्तों यहाँ पे 1:2:4 के अनुपात में अगर इनके वर्गों का योग इतना है तो संख्या कितना होगा? मान लेते हैं यहाँ पे एक चर मान लेना, क्योंकि बाद में आपको रूट में आपको निकालना पड़ेगा। देखिए x मान लेते हैं, पहला आपको x² हो जाएगा, क्योंकि 1 में x से गुना करेंगे x ही होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है 2x हो गया, तो 2 दूना 4x² हो गया। ठीक है, तीसरा यहाँ से देखेंगे 4 चौके 16x² हो गया। इसी का योग दिया है कितना? तो 1029 दिया है। ठीक है, इनको जोड़िए, 16 4 20 और 21 x² बराबर आपको कितना निकला? 1029। ये जो है आपको 49 मरतबे ये कट जाता है, और ये x बराबर अगर करेंगे तो √49 मतलब 7 निकल जाता है। कितना निकलता है? 7। अब यहाँ पे रखिए 7 हो गया पहला संख्या, 7 दूना 14 हो गया दूसरा संख्या, तीसरा संख्या 7 चौके 28 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, सी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए इंग्लिश है, यहाँ पे क्या पूछा है? सिलेक्ट द, यहाँ पे जो है ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड इसके लिए आपको देना है। एन एडजेक्ट यहाँ पे दिया है, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अपोक्यू। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पे है इनकरेक्ट स्पेल्ड कौन सा है? इनकरेक्ट स्पेल्ड दोस्तों यहाँ से चुनना है कौन सा है। तो 86 का राइट आंसर देखिए आपका सी जो है इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रीसीजन यहाँ से दोस्तों आपका होना चाहिए, इसके लिए डबल एस की जरूरत नहीं है, एक ही एस आपका यहाँ पे होता। अगला यहाँ पे है एंटोनम चुनने के लिए। एंटोनम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, अलर्ट का यहाँ से जो उल्टा चुनना है। अलर्ट मतलब क्या होता है? सतर्क होता है कि नहीं? सतर्क होता है। तो उसी तरह से आप जो है केयरलेस कहा जाता है कि फलना आदमी केयरलेस हो गया, मतलब वो सतर्क नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, अंडरलाइन जो किया हुआ है आपको नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड चुनना है इसमें से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए दिया है कि द डिसीजन बिकम ए डॉक्टर इज कंप्लीटली हर्स। हर्ष यहाँ पे दिया है, इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा क्या होगा? ये 89 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इज यहाँ पे कंप्लीटली हर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ठीक है, टू बीट अराउंड द बस। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा ये बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अवॉइड द मेन इशू। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इंग्लिश बस रिवीजन करते जाना है, कोई भी मिस मत करना इंग्लिश को। ठीक है, इंग्लिश में किसी भी तरह 10 क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम लोग कैटेगरी ही मार के 3-4 भी सही करना है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर 10 में 10 अगर पूरा गलत हो जाएगा, छूट जाएगा, तो आप 10 नंबर तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपका जो है खत्म हो गया। 90 क्वेश्चन में ही आपका कंपटीशन रहा ना, इसीलिए कम से कम यहाँ पे सही होना जरूरी है। वन वर्ड चुनना है इसके लिए भी दिया यहाँ पे कि इमिटेड यहाँ से समवन एक्शन और वर्ड्स इन ऑर्डर टू इंटरटेन, और यहाँ से रेडिकल। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा 90 का, ये वन वर्ड अगर चुनेंगे तो ये मिकी हो जाएगा। ठीक है, मीमिक हो जाएगा।
हिंदी क्या करें यहाँ पे, घर घर पानी पहुंचने की योजना में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला। ये आपको हिंदी ने बिहार जी की हो गया। घर घर पानी पहुंचने की योजना में बिहार जो है देश में कौन सा स्थान पर है, ये प्रश्न है, तो याद रखना पहला स्थान ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वैशाली जिला के हाजीपुर निवासी ने टोक्यो ओलंपिक यानी कि टोक्यो पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग वाला होता है, ठीक है, तो ये 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन फाइनल में यूके के जो है केडी बेथल को हराया था। कौन वो था, वो कौन था वो, तो वो था दोस्तों आपको प्रमोद भगत, ठीक है, प्रमोद भगत। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि दिए गए विलोम यहाँ पे चुनना है, सहित का विलोम क्या होगा, सहित का विलोम जो हो जाएगा ये असीम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पांव उखाड़ना क्या है, पांव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पांव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ दोस्तों हो जाएगा हरा कर भाग जाना। क्या होगा ये, हरा कर भाग जाना, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है, या तो कोई त्रुटि नहीं है, चुने इसमें से, ठीक है। ऑप्शन दिया 1 2 3 4 करके, ठीक है। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी, कोई त्रुटि नहीं है, ये बताना है, क्या होगा राइट आंसर। तो ये आपका एक हो जाएगा नदियों के यहाँ से, नदियों के यहाँ से होगा, याद रखना ये नदियों के यहाँ से, नदियों की होना चाहिए, नदियों की बाढ़ ने, ठीक है, यहाँ पे की होता, इसीलिए ये एरर है, ऑप्शन ए यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि एक होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे कि मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। देखिए क्या दिया यहाँ पे कि दिया यहाँ पे है कि चटनी हो जाना, चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 96 का ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार के किस जिला में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर, ये सुपौल में दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर, ये सुपौल इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी। बिहार में सभी, अगर कोई भी इमरजेंसी आपको होता है तो उसके लिए एक डायल नंबर है, क्या है उसका, तो ये याद रखना डायल नंबर 112 है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है, तो देखिए इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता जो है अत्यंत संदिग्ध है, ठीक है। इसमें जो दोस्तों त्रुटिता है ये आपका जो है की ऐतिहासिकता, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐतिहासिक होता है, एक अलग था यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि एक शब्द दीजिए, किसी, यहाँ पे दोस्तों इस शब्द के लिए एक शब्द, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का प्रहार बैच का 5वां क्लास। अब बताइए कैसा लगा क्लास, और कौन कौन अभी तक 1 से लेकर 4 तक क्लास इसका नहीं किया है फुल प्रैक्टिस सेट का, कमेंट करके बताना। अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट आपको बना दिए, सारा वीडियो भी उपलब्ध है, आप जाके क्लास कीजिए, ठीक है। प्रहार बैच अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ब्लंडर मिस्टेक आप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत रणनीति हो रहा है, सारा चीज़ एक रणनीति के तहत करवा रहे हैं। 100% सिलेक्शन इस बैच से होने वाला है, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। मात्र 250 रुपया, देखिए 250 में आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप जो 1 महीना में एक पेड करेंगे, नहीं, आपको 250 ही पेड करना है, इसके बाद एग्जाम तक कुछ भी आपको नहीं करना है, वो मेरा जिम्मेदारी है, हम कराएंगे, ठीक है। ये प्रहार बैच सभी लोग ज्वाइन कर लेना, A to Z चीज़ है, कोई भी बुक अलग से हम आपको नहीं बोलेंगे खरीदने के लिए, सारा चीज़ हम आपको देंगे यहाँ पे, A to Z चीज़, ठीक है। बस आपके पास कॉपी और कलम होना चाहिए, ठीक है। देखिए बैच लेने के लिए इस नंबर पे जो है आप मैसेज कर लेंगे 93 41 54 24 10, ठीक है, ये आपका नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे कि सर हमको प्रहार बैच चाहिए, ठीक है। फिर आपको उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर आप पेमेंट करके जो है उसके बाद स्क्रीनशॉट और अपना नाम और जिला का नाम भेज देंगे, आपको जो है प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत ज़रूरी है, ये ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाथ से जाने मत देना, ये दिलाएगा इस बार वर्दी, ध्यान रखना। और इस बार हम लोग का टैगलाइन भी क्या है, तो इस बार वर्दी हमारा होगा, ये टैगलाइन है अपना बीनू एजुकेशन पॉइंट चैनल का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चाहे पुराना हो नया हो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ठीक है। डेली ये क्लास 8 बजे आता है, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।